हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और रियली एक्सेल के अंदर बहुत 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 जगह इसका यूज़ किया जाता है। आप हम सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। आज जो हम सीखने वाले हैं वो एक्सेल के अंदर हम इफ़ की स्टेटमेंट सीखना चाहते हैं। इफ़ की स्टेटमेंट, इफ़ की फंक्शन कह लीजिए, इफ़ की स्टेटमेंट कह लीजिए। बेसिकली इफ़ का यूज़ किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो भी हम समझेंगे। एक्स और इफ़ के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे। बेसिकली एक्सेल में जब हम कोई भी फंक्शन यूज़ करते हैं तो उस फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर डिफाइन होते हैं कि हमें कौन से पैरामीटर लेने हैं और किस सीक्वेंस में लेने हैं। तो सीक्वेंस का पता होना किसी फंक्शन को लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन लिख रहे हैं और आपको उसका सीक्वेंस नहीं पता तो आपकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो हमेशा गलत होगी। तो इसलिए एक्सेल के अंदर हमें सीक्वेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, मैं आपको जो फंक्शन लगाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। तो जैसे फंक्शन लगाने के लिए जैसे हम इक्वल टू लिखते हैं और इफ़ लिखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि इफ़ किस लिए यूज होता है। तो चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। मीन्स जब हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आप जो भी कंडीशन चेक कर रहे हैं, कंडीशन का मतलब जो भी आपका लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट मीन्स आप एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर ये चेक करना चाहते हैं कि क्या जो हमारी वैल्यू है इससे ज़्यादा है, इससे कम है, ग्रेटर देन लेस देन है, इक्वल टू है। तो किसी भी तरह से अगर आप उसको लॉजिकली ऑपरेशन चेक करना चाहते हैं कि हमारी सेल की वैल्यू और जो हम उसको बताना चाह रहे हैं उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अगर वो जो मैं लॉजिक लगा के चेक करना चाहता हूँ, अगर वो लॉजिक सही हुआ तो हमारी वैल्यू ट्रू, मतलब अगर वो लॉजिक सही होता है तो उसकी जगह पर हम क्या वैल्यू देना चाहते हैं, और अगर वो लॉजिक फॉल्स होता है, मतलब वो लॉजिक गलत होता है, तो उसकी जगह पर हम क्या वैल्यू पास करना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि अगर हम प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट, जैसे हम कुछ कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये करके। तो हमने यहाँ पे लिखा हमारे प्रोडक्ट जो हैं, जैसे रैम है, सीपीयू है, यूपीएस है, एलईडी है, और हम इस पर जो डिस्काउंट देना चाहते हैं वो अलग अलग डिस्काउंट में मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे 12%, किसी पे हम 15% देना चाहते हैं, किसी पे 18% देना चाहते हैं, 17% देना चाहते हैं, किसी पे 10% देना चाहते हैं। तो इस केस में हमारा लॉजिक क्या है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर प्रोडक्ट मेरा राम हो, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उस प्रोडक्ट में से मैं ये चेक करना चाहता हूँ मेरा रैम होता है, सॉरी राम कह रहा हूँ, रैम होता है, तो वो रैम अगर होता, प्रोडक्ट में रैम अगर हम टाइप करते हैं तो उस केस में, जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट भी बना देता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने डेट, टाइम, मोड ऑफ पेमेंट, प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम डिस्काउंट, इतना ही देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रैम लिखूँ तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है 12% आ जाए। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट कुछ और लिखूँ तो यहाँ पे कुछ और डिस्काउंट, जो डिस्काउंट के सामने मेंशन किया गया है वो आ जाए। तो ये हमारा लॉजिक होता है कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है ना। सेम चीज़ अगर मैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिस्काउंट करना चाहें तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने इक्वल टू लिखा और यहाँ पर हम इफ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमसे पूछता है लॉजिकल टेस्ट कि आप क्या चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर, इस सेल के अंदर, मतलब जो प्रोडक्ट वाला सेल है, अगर इसके अंदर इक्वल टू, देखिए अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, तो उसको आपको किस में लिखना होता है, स्ट्रिंग मींस टेक्स्ट फॉर्मेट अगर आप लिखते हैं तो आपको डबल कोट में लिखना होगा कि अगर रैम हो, ये आपका लॉजिक है कि अगर रैम हो तो आप क्या चाहते हैं, वैल्यू ट्रू क्या चाहते हैं कि हमारा 12% आए। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 12% लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं, अब वैल्यू फॉल्स, अगर रैम ना हो तो हो सकता है कोई और प्रोडक्ट हो। अगर हम कोई और प्रोडक्ट चेक करना चाहते हैं साथ साथ इसके, जैसे मैंने सिर्फ एक रैम पे चेक करना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया 0, अगर रैम ना हो तो 0 आए और एंटर कर दिया।
तो अभी क्या आ रहा है 0 जैसे, लेकिन रैम लिखेंगे तो यहाँ पे 12% आ जाएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर्मेट चेंज कर 12%। कोई और लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही को बताया है। तो अब यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं इफ, जैसे इस सेल के अंदर हमने डिफाइन किया कि अगर रैम हो तो हमें 12% आना चाहिए। सेम चीज हमने कहा कि अगर वैल्यू फॉल्स, मतलब अगर इसके अलावा आप कोई दूसरी कंडीशन नहीं चेक करना चाहते तो आप यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी में इफ की कंडीशन दोबारा चेक करना चाहता हूँ तो दोबारा मैं लिखूंगा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से यहाँ पे अगर फिर से हम लिखेंगे इस सेल के अंदर अगर रैम नहीं है तो क्या हो सकता है, मैं भी ट्रू में ही हूँ, ट्रू अगर फॉल्स में हम जब गए, फॉल्स में जाने के बाद हमने फिर से एक स्टेटमेंट लिख दी। फॉल्स में जाने के बाद वो एक स्टेटमेंट और चेक करे कि क्या इसके अंदर सीपीयू, अगर सीपीयू है तो 15% आना चाहिए। देन इसकी अब फिर लिखा हमने वैल्यू फॉल्स, क्या अगर हमें फिर बताना है कि वैल्यू फॉल्स अगर सीपीयू ना हो तो क्या होना चाहिए, हमने कहा फिर से चेक करें कि इस सेल के अंदर क्या यूपीएस है। अगर यूपीएस है तो 17% आना चाहिए। और लास्ट वन हमने फिर से चेक किया, क्या इफ इस सेल के अंदर एलईडी है, अगर इस सेल के अंदर एलईडी है तो क्या एलईडी होगी तो 10% होना चाहिए, और अगर एलईडी भी नहीं है तो 0। अब हम पहले इफ से बाहर आए, फिर दूसरे इफ से बाहर आए, फिर तीसरे इफ से, फिर चौथे इफ से। जितनी बार हमने इफ लगाया उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। देखिए सीक्वेंस जो मैं पैरामीटर कह रहा था वो यही पैरामीटर्स होते हैं। जब इस फॉर्मूले को आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे लॉजिकल टेस्ट पे हैं हम, फिर हमें वैल्यू ऑफ ट्रू बताना है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू, ठीक है ना। देखो ये थोड़ा सा डार्क है, तो यही होता है पैरामीटर, किस पैरामीटर में आप वैल्यू पुट कर रहे हैं। जो जो नीचे बताया जा रहा है, गाइडलाइन आपको दी जा रही है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करते चलते रहना है, तो आपका फॉर्मूला गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पैरामीटर गलत किया, जैसे लाइक आपने कोमा नहीं लगाया फिर वैल्यू लिख दी, हर एक स्टेटमेंट के बाद, हर एक पैरामीटर के बाद आपको क्या करना है, कोमा प्रेस करना है। तो जैसे सीपीयू पे 15% आ रहा है, हम दोबारा चेक करते हैं, यूपीएस लिखते हैं 17% बिल्कुल सही आ रहा है, एलईडी लिखते हैं 10% आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, रैम लिखते हैं 12% आ रहा है। अगर इसकी जगह पे मैं कीबोर्ड लिख देता हूँ तो क्या मेरा आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कीबोर्ड पे हमने डिफाइन नहीं किया कि हमें कितना % डिस्काउंट देना है। तो ये होती है इफ की कंडीशन। अब मान लेते हैं एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम डिस्काउंट देना चाहते हैं। अगर क्वांटिटी हमारी 10 है या 10 है, 15 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, ये सब ग्रेटर देन है। अगर हम इसको सबको ग्रेटर देन लेके चलते हैं कि 10 से ज़्यादा, और इसी तरह से हम उसको 15 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, तो उस केस में हम इसको आपका डिस्काउंट देना चाहते हैं। हमने कहा 10 से ज़्यादा है तो 10%, 15% ज़्यादा है तो 15%, और 20 से ज़्यादा 20%, और 40 से ज़्यादा तो 40%। क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये होती है, जब आप ग्रेटर देन लगाते हैं, अगर आप यहाँ पे इफ कंडीशन में ये लगाऊं, जैसे हम यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं और इसके साथ साथ हम यहाँ पे डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू इफ और ब्रैकेट ओपन, हमने कहा कि सेल 10 से ज़्यादा हो। अगर हमने ये वैल्यू पुट कर दी कि 10 से ज़्यादा हो, 10 से सेल ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा तो 15 भी है, 20 भी है, 40 भी है, तो बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो इसी 10 में इंक्लूड हो जाएगी। इसलिए जब भी हम ग्रेटर देन यूज़ करते हैं तो हम हमेशा ग्रेटर देन के केस में हम ऊपर से वैल्यू नीचे की ओर आते हैं। मतलब ग्रेटर देन सबसे लास्ट में क्या है 40, कि 40 से ज़्यादा जितनी भी वैल्यू होगी उसका डिस्काउंट कितना होगा, 40% होगा। देन फिर हमने इफ किया, ब्रैकेट ओपन लिखा, फिर हमने कहा कि F10 में, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली F10 भी लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन अगर 20 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट कितना आना चाहिए, 20% आना चाहिए। और अगर हमारा इफ, दोबारा से हमने कहा इफ लॉजिकल टेस्ट हमसे पूछा है, दोबारा से हमने कहा कि F10 के अंदर अगर 15 क्वांटिटी से ज़्यादा हो तो 15% डिस्काउंट आना चाहिए। क्लियर।
और लास्ट वन हमने कहा इफ अगर क्वांटिटी 10 से ज़्यादा हो F10 के अंदर, हमें सेल डिफाइन करना पड़ेगा कि हर बार हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें इससे ज़्यादा हो तो 10 से ज़्यादा हो तो कितना आना चाहिए हमारा 10%। और लास्ट में हमें ब्रैकेट क्लोज 10% कर देते हैं इसको, देन ब्रैकेट क्लोज 2 3 4 जितनी स्टेटमेंट हमने पास की है। अब यहाँ पे वैल्यू फॉल्स बता रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट में 10% के बाद जो लास्ट वाली फॉल्स थी उसको कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी, हमने यहाँ पर कहा 0 आना चाहिए तो 0 आएगा। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम लिखते हैं 15, तो 15 तक सिर्फ 10% डिस्काउंट आएगा, क्यों? क्योंकि 15 से ज़्यादा हमने कहा है। ठीक है, 9 लिखते हैं तो डिस्काउंट नहीं आएगा, 10 लिखते हैं तो डिस्काउंट नहीं आएगा क्योंकि हमने ग्रेटर देन लगाया। अगर वही चीज़ हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दे तो उस वैल्यू पे भी डिस्काउंट हमारा शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ तो 20, 40, 41 लिखता हूँ तो 40। तो ये हमारा नंबर वाइज भी हो गया, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी हो गया। तो आपको जो करना है वो अलग अलग चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ किस तरह से आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए आपको जो प्रैक्टिस में करना है वो मोड ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लगाना है, टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लगाना है, टोटल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लगाना है आपको, और आपको डेज के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लगाना है। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ें आप करोगे। मोड ऑफ पेमेंट में अगर आप कैश में पेमेंट लेते हैं तो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं तो, ठीक है ना, और अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं तो, यूपीआई से पेमेंट लेते हैं तो, ठीक है ना, 10%, 12%, 18% और 21%। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। हमने कहा कि ग्रेटर देन अगर हमारा 25,000 से ज़्यादा हो, सॉरी इसको हम 2500 कर देते हैं, 25,000 से ज़्यादा हो या 3,000 से ज़्यादा हो, 5,000 से ज़्यादा हो या 10,000 से ज़्यादा हो, तो डिस्काउंट हमें सेम यही डिस्काउंट पैटर्न देते हैं, इतना ही डिस्काउंट देना है। और डेज में हमने कहा कि मंडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को एंड संडे को भी हमें अलग अलग डिस्काउंट देना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये आपका असाइनमेंट है, इसको आप बनाएंगे और बनाने के बाद अगर कोई डाउट्स आता है इसको इस तरह से लिख लेना कि डेट, टाइम, मोड ऑफ पेमेंट जो हमने फर्स्ट सीरीज में सीखा था, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, टोटल और डिस्काउंट। आप अलग अलग सीटों पे अलग अलग तरह से करेंगे तीनों को। मान लेते हैं आज डेट ये है और आपको ये निकालना है कि इसका डेज क्या होगा। ठीक है ना, अगर डेज निकालना है, देखिए अगर हमें कोई नई कॉलम मैंने ली है ऑल्ट आई सी से हम कॉलम लेते हैं और ऑल्ट आई वी से मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट फिर आई फिर सी लिखेंगे तो आपका कॉलम आ जाएगी, और सेम ऑल्ट आई आप यहाँ पे लिखते हैं और आर लिखते हैं तो आपकी रो आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डेज निकालना चाहा कि आज कौन सा दिन है, तो इक्वल टू आप टैक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए कुछ फंक्शन मैं आपको डीपली बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ टैक्स लिखकर अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में आप यहाँ पर कॉमा लिखते हैं, और इस फॉर्मेट में आपको शॉर्ट में चाहिए तो 3 बार डी प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 3 बार, अगर 4 बार लिखेंगे तो फुल मतलब थर्सडे पूरा लिखा हुआ आएगा, तो हमने शॉर्ट में कर लिया। तो जो डेज होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिस्काउंट ये दे दोगे, टोटल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लोगे और मोड ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लोगे, और आप इसको करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।